My name is Manisha Sahu, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महरा ललितपुर। हम पढ़ रहे थे DLED फर्स्ट सेम की क्लास। इसमें जो फर्स्ट यूनिट विज्ञान शिक्षण की जो फर्स्ट यूनिट है सजीव वस्तुएं, इनका हम पिछले वीडियो में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके जो लक्षण पढ़ रहे थे वह हम इसके 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे लक्षण के। वो कौन कौन से हैं? पहला था निश्चित आकृति एवं आकार, उसके बाद श्वसन, वृद्धि, पोषण, ये इन टॉपिक का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो इसके जो आगे के वीडियो में हम पढ़ते हैं इसके लक्षण। जो 6 पॉइंट है इसका उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में हम जानेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है। सभी सजीवों में पोषण व श्वसन आदि जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ शरीर के लिए अनावश्यक एवं बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनका समय समय पर शरीर से निष्कासित करना बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर से बाहर निकालने की इस जैविक क्रिया को सजीवों के अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु विशेष प्रकार के उत्सर्जन अंग होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने CO2 एवं खनिज लवण जैसे कि मलमूत्र है, पसीना है आदि के रूप में ये अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं। जो कुछ प्लांट होते हैं वह भी गोंद, रेजिन, रबड़ तथा CO2 जल आदि के रूप में उत्सर्जन का कार्य करते हैं और ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपनी कोशिकाओं में संचित भी करते हैं। तो उत्सर्जन क्या होता है कि जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका समय समय पर हमारे शरीर से निष्कासित होने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होता है? यह उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया कहलाती है। प्रत्येक शरीर में अपने वातावरण से संबंधित प्रत्येक घटना को अनुभव करने तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया करने की शक्ति होती है, जिसे हम उद्दीपन कहते हैं। अर्थात उद्दीपन के फलस्वरूप प्रकट की गई अनुक्रिया उद्दीपन कहलाती है, जैसे कि गर्मी, सर्दी, पैर में कांटा चुभना आदि। पौधों के प्रति उद्दीपन की यह प्रक्रिया कहलाती है संवेदनशीलता। अगला पॉइंट है इसका 8वां है, वह है गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है? सभी सजीव गतिशील होते हैं। सजीवों के पूरे शरीर द्वारा स्थान परिवर्तन तथा गमन या शरीर के अंग प्रत्यंगों को हिलने डुलने की क्रिया गति कहलाती है। मनुष्य और जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं, किंतु पौधे जो होते हैं, प्लांट, वह अपने ही स्थान पर या एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन स्थिर रहने के कारण इनमें गतिशीलता पाई जाती है, अर्थात इनके कुछ पार्ट गतिशील होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट 9 पॉइंट है, वह है अपना प्रजनन। प्रजनन को हम रिप्रोडक्शंस भी बोलते हैं। तो सभी सजीव अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता रखते हैं, उस क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। तो इसी में प्रत्येक सजीव जो रहते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वंश चलता रहता है, जैसे कि गाय है, शेर, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य आदि अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे कि सांप है, मेंढक है, पक्षी है, मुर्गी आदि, यह अंडे देकर अपने ही समान दूसरे जीव की उत्पत्ति करते हैं। इसी प्रकार पौधों में जो फूल होते हैं उनसे फल बनता है, फलों से बीज बनता है और बीजों के अंकुरण से नए पौधे का जन्म होता है। अब है जो 10 पॉइंट है उसका, वह है जीवन चक्र। इसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो सभी सजीव क्या करते हैं? जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं और प्रजनन करते हैं और अंत में मृत होकर वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अर्थात सजीवों का एक जो निश्चित जीवन काल होता है, जीवन चक्र होता है, वह क्रमशः चलता रहता है। तो विभिन्न सजीवों का जो जीवन चक्र होता है वह अलग अलग अवधि का होता है और यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे कि मनुष्य में हम देखते हैं कि मनुष्य का जो जीवन औसत का चक्र होता है वह 70 से 85 वर्ष का होता है और कछुए का जीवन चक्र होता है वह 150 वर्ष का होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मच्छर का जीवन चक्र होता है वह कुछ ही घंटों का होता है, लेकिन सबसे कम अवधि का जीवन चक्र होता है सूक्ष्म जीवियों का। सूक्ष्म जीवियों का जो जीवन चक्र होता है वह कुछ ही मिनटों का होता है। अब ये इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है 11 अनुकूलन। अनुकूलन को हम
पाई जाती है। पहले हम ये जानेंगे कि अनुकूलन होता क्या है। अनुकूलन वह प्रक्रिया होती है या वह क्रिया है जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक सजीव को अपने वातावरण से निरंतर पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है। वातावरण में होने वाली जैविक एवं रासायनिक परिवर्तनों से प्रभावित होकर इन्हीं क्रियाओं के अनुसार अपनी क्रियाओं में परिवर्तन एवं संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संतुलन को बनाए रखने की क्षमता होती है। सजीव इस परिवर्तन के अनुसार अपनी रचना और अपने स्वभाव में परिवर्तन पूरी तरह से कर लेते हैं। तो यही क्रिया कहलाती है अनुकूलन। इसके बाद हम सजीव और निर्जीव में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो सजीव और निर्जीव में अंतर किस प्रकार से होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो सजीव होते हैं इनकी आकृति और आकार निश्चित होता है, जबकि निर्जीव होते हैं इनकी आकृति और आकार अनिश्चित होता है। तो सजीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं या स्वयं बनाते हैं। निर्जीवों को अपने भोजन के लिए आवश्यकता नहीं होती। सजीवों का जो शरीर होता है वह एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि इनकी में कोई कोशिकीय संरचना निर्जीवों में नहीं पाई जाती। सजीवों में आंतरिक परिवर्तनों के द्वारा वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में बाह्य कणों के जमने से वृद्धि होती है। सजीवों में श्वसन क्रिया होती है, जबकि निर्जीवों में कोई भी श्वसन क्रिया नहीं होती। सजीवों में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन क्रिया द्वारा जो शरीर से बाहर निकाला जाता है वह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, जबकि निर्जीवों में कोई भी उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। सजीवों में गति होती है, जबकि निर्जीवों में गति नहीं होती। सजीवों में आंतरिक शक्ति के कारण बाह्य गति होती है, जबकि निर्जीवों में कोई भी बाह्य गति नहीं होती। सजीवों का जीवन चक्र निश्चित होता है, जबकि निर्जीवों का जीवन चक्र अनिश्चित होता है। सजीवों में आंतरिक संगठन उनके अनेक अंग और अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है, जबकि जो निर्जीव होते हैं उनका शारीरिक संगठन अनेक तत्वों या अणुओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका टॉपिक रहेगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम अंतर देखते हैं। तो पादप कोशिका का मुख्य अंतर होता है कि इसमें कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली को पूरी तरह से सुरक्षित रखती है, जबकि जंतु कोशिका में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जो पादप कोशिका होती है उसमें एक या दो बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी होती है या होती ही नहीं है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब यह टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जंतु एवं वनस्पतियों में जो वातावरणीय अनुकूलन होता है उसके बारे में पढ़ाऊँगी। जब तक के लिए धन्यवाद।